तो आज के टॉपिक में हम करेंगे लेप्रोसी। लेप्रोसी का दूसरा नाम हमारे पास होता है हैंसेन डिजीज, और ये लेप्रोसी नॉर्मली कॉज होती है, एक बैक्टीरिया है, एक ऑर्गेनिज्म है एम लेप्राए, उससे। इसको हैंसेन डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि हैंसेन उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने एम लेप्राए को पहली दफ़ा डिस्कवर किया था और हमें बताया था कि लेप्रोसी इस बैक्टीरिया से कॉज होती है। उससे पहले तक जिस बंदे को लेप्रोसी होती थी तो समझा जाता था कि वो बंदा बड़ा कर्स्ड है, और हेरेडिटरी फैमिलीज में रन करती थी अक्सर ये, और लोग उस बंदे को बड़ा कर्स समझते थे। मगर जब आपके पास लेप्राए डिस्कवर हुआ तो पता चला कि अच्छा ये तो कोई बैक्टीरिया है। तो अब होता क्या है लेप्रोसी में कि लेप्रोसी मेनली आपके पास दो चीज़ों को अफेक्ट करती है। एक तो स्किन को अफेक्ट करती है और एक हमारे पास अफेक्ट करती है पेरिफेरल नर्व्स को। अगर तो आप इसको ट्रीट ना करें और अनट्रीटेड छोड़ दें लेप्रोसी को, तो एक टाइम के बाद ये डिसेबिलिटी कॉज कर देती है। प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी होती है और एक टाइम के बाद बंदा डिसेबल हो जाता है। तो नॉर्मली अफेक्ट स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स, और एक टाइम के बाद क्या करती है? प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी। ये बातें आप लेप्रोसी के इंट्रोडक्शन में बताएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो उसके लिए एक निमोनिक याद कर लें, रैबिट स्कैन डांस। अब रैबिट स्कैन डांस में क्या क्या 3 ड्रग्स आती हैं? एक हमारे पास आती है रिफेम्पिन, एक आती है सी से क्लोफेजामीन, और डी से आती है डेप्सोन। जो 2 मेन ड्रग्स इसमें हमने करनी है वो करनी है डेप्सोन और क्लोफेजामीन। रिफेम्पिन हम एक दफ़ा पहले कर चुके हैं टीबी वाले चैप्टर में, मगर एक दफ़ा मैं एंड पे इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। पहले हम करते हैं डेप्सोन। कि डेप्सोन हमारे पास रिलेटेड है सल्फोनामाइड से, ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है डेप्सोन का? ये एक एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसका नाम होता है डायहाइड्रोटिरिएट सिंथेज। तो डेप्सोन एक ड्रग है जो एक एंजाइम को इनहिबिट कर रही है जिसका नाम है डायहाइड्रोटिरिएट सिंथेज। अब ये डायहाइड्रोटिरिएट सिंथेज कर क्या रहा होता है आमतौर पे कि ये बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस। यानी बॉडी में फॉलिक एसिड कैसे बनता है एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पाबा और एक होता है टेरिडीन के प्रिकर्सर्स। ये दोनों आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डायहाइड्रोटिरिएट सिंथेज और बना देते हैं डायहाइड्रोफॉलिक एसिड। तो अब ये ड्रग क्या करती है? ये उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है जिसने फॉलिक एसिड बनवाना था। तो एज अ रिजल्ट आपके पास फॉलिक एसिड ही नहीं बनेगा, और ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। इसका एक और यूज़ क्या होता है कि ये हमारे पास न्यूमोसिस्टिक जिरोवैची के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है। और कभी कभी इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है कि डेप्सोन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, और वो न्यूमोसिस्टिक जिरोवैची है, स्पेशली उन लोगों में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनमें पहले से ही इम्यूनिटी लो हुई होती है। उसके बाद अब चलते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ज़रूरी नहीं है। एक तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट आमतौर पे 1 से 2 साल तक चलता है, कि जिस बंदे को लेप्रोसी हो आप उसको ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक लगातार ये ड्रग देते हैं। दूसरा क्या कि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हेपेटिक एसिटाइलेशन के थ्रू होता है, लिवर में जाती है ये ड्रग और उसकी एसिटाइलेशन हो जाती है। ये ड्रग एक्सक्रीट होती है यूरिन में, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है याद रखने की। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में से ये हिमोलिसिस कॉज कर सकती है, यानी ब्रेकडाउन कॉज कर सकती है आरबीसीज का उन लोगों में जिनके अंदर G6PD की डेफिशिएंसी हो। दूसरा क्या कर सकती है, ये मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज कर सकती है, और थर्ड इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये इस ड्रग का खत्म। अब हम चलते हैं अगली ड्रग की तरफ, वो हमारे पास है क्लोफेजामीन। क्लोफेजामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इस ड्रग के पास होती है रिडॉक्स प्रॉपर्टीज। रिडॉक्स प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? रिडॉक्स प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं कि यानी ये ड्रग हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के रिएक्शंस को कैटलाइज करवा सकती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अब होता क्या है कि ये ड्रग उन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू, कुछ टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट करती है। तो जब वो टॉक्सिक ऑक्सीजन के रेडिकल्स जनरेट करती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके बाइंड करते हैं। अब वो ऑक्सीजन तो टॉक्सिक है बैक्टीरिया के डीएनए के लिए, तो जब वो बैक्टीरिया के डीएनए से बाइंड करेगी तो वो डीएनए को किल कर देती है आपके पास। और जिस तरह हमने पढ़ा था लास्ट वाले में कि डेप्सोन के ट्रेडिशनल यूज़ क्या था कि वो हमारे पास यूज़ होती थी न्यूमोसिस्टिक जिरोवैची में, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, लेकिन ये कोई फर्स्ट लाइन एजेंट नहीं है। तो कभी कभी इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है कि और किस ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, तो डेप्सोन फॉर न्यूमोसिस्टिक जिरोवैची एंड क्लोफेजामीन फॉर एम ट्यूबरक्लोसिस, और ये ड्रग सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं करती। इसका एडवर्स इफेक्ट ज़रूरी है। इस ड्रग में से नॉर्मली अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो इसके एडवर्स इफेक्ट से ही आता है कि जो पेशेंट्स ये ले रहे होते हैं उनमें देखा गया कि पिंक टू ब्राउन स्किन डिस्कलरेशन हो रही थी, कि उनकी स्किन कुछ टाइम के बाद पिंक टू ब्राउन अपीयरेंस दे रही थी, और उनमें इंटराइटिस भी होता है, लेकिन वो कोई इतना इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं है। पिंक टू ब्राउन स्किन वाला ज़रूरी है। अगली चीज़ इसमें क्या है कि इस ड्रग की ना कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं थोड़ी थोड़ी।
एक तो ये कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और ये एंटी इम्यून एक्टिविटीज भी रखती है, यानी कुछ हद तक ये इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करती है और थोड़ा बहुत ये आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, लेकिन ये उतनी ज़रूरी नहीं है जितना इसका साइटोटॉक्सिक डीएनए वाला इफेक्ट है। लास्ट ड्रग पे आते हैं, वो हमारे पास है अब रिफेम्पिन। रिफेम्पिन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं टीबी में, तो यहाँ पे एक दफ़ा बस इसका ओवरव्यू करते हैं। मेनली मैंने लिख दिया है कि आप इसको टीबी में यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि आपके पास आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देती है। तो जब आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, हमें पता है आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, सारा प्रोसेस चलेगा तो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जब आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो आपके पास जो भी बैक्टीरिया है एम लेप्राए वो किल हो जाएगा। यही काम ये टीबी में कर रही थी एम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और इसी तरह से एम लेप्राए को भी किल करती है बाय ब्लॉकिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज करता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स में क्या होता है, जो आमतौर पर फीवर में फ्लू में आपको होता है, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, माइल्जिया हो गया, यानी जब भी आप इस ड्रग को लेते हैं तो पेशेंट प्रेजेंट करता है कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ। फीवर है, चिल्स है, माइल्जिया कहते हैं बॉडी पेन को। और अगर कभी कभी बहुत सिवियर हो जाए टॉक्सिसिटी इस ड्रग की तो ये रीनल फेलियर भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन वेरी रेयरली। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफेम्पिन में वो ये है कि जो बंदा रिफेम्पिन ले रहा होता है उसकी जो बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं वो आपके पास ऑरेंज रेड कलर की हो जाती हैं, कि उसका अगर स्वेट है या उसका सलाइवा है या टीयर्स हैं, वो सब आपके पास ऑरेंज रेड कलर की सिक्रीशंस के साथ आते हैं। तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि ऑरेंज या रेड कलर की बॉडी सिक्रीशंस आ रही हैं, तो वो पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं होती, बस एक सिम्टम है इस ड्रग का। साथ ही नोजिया कॉज कर सकता है और वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। तो एक दफ़ा जल्दी से इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने लेप्रोसी किया, इसको हमने हैंसेन डिजीज भी कहते हैं, प्राइमरीली स्किन और नर्व्स को अफेक्ट करता है। ट्रीट ना करो तो डिसेबिलिटी हो जाती है। फिर हमने इसकी 3 ड्रग्स की, जिसने मोनिक्स उसको याद रखा, रैबिट्स कैन डांस। पहली डेप्सोन की जो डाइहाइड्रोटीरियोट को रोक रही थी और जिसका हमारे पास एडवर्स इफेक्ट था हिमोलिसिस विद G6PD डेफिशिएंसी। क्लोफिजामिन में रिडॉक्स प्रॉपर्टीज थी, ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस करती थी जो कि डीएनए को किल कर सकता है। और लास्ट हमने कहा, और इसमें था पिंक टू ब्राउन स्किन डिस्कलरेशन। और लास्ट ड्रग थी हमारे पास रिफेम्पिन, जिसको आप मेनली टीबी में यूज करते हैं, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। और एडवर्स इफेक्ट्स में 2 जरूरी थे, फ्लू लाइक सिम्टम्स और एक उसका दूसरी चीज क्या थी, ऑरेंज रेड बॉडी की सिक्रीशंस। तो पिंक टू ब्राउन डिस्कलरेशन क्लोफिजामिन में है, रिफेम्पिन में ऑरेंज रेड सिक्रीशंस है। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। दैट्स इट फॉर लेप्रोसी।